हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक गोपाल कृष्ण गोखले, जो बेसिकली राजनीतिक विचारक होने के बजाय एक राजनीतिक सुधारक और समाज सुधारक ज़्यादा थे। गोपाल कृष्ण गोखले का थोड़ा सा परिचय हम ले लेते हैं। इनका टाइम रहा 1866 से 1866 से 1915 तक का इनका टाइम था। ये स्वतंत्रता संग्राम वाला टाइम था। इस दौरान गोखले सक्रिय रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक उदारवादी राजनेता और एक समाज सुधारक थे। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत प्रभावशाली प्रमुख नेता के रूप में और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये एक संस्था इन्होंने स्थापित की थी 1905 में, उसके संस्थापक के रूप में विशेष रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत से संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से और स्वयं भी अन्यथा भी भारत में स्वशासन और समाज सुधार के प्रयास किए। गोखले स्पेशली संवैधानिक उपायों से मौजूदा उस समय की जो तत्कालीन राजनीतिक संस्थाएं थीं उनमें सुधार चाहते थे। संवैधानिक उपायों से विशेष रूप से यह नोटिस करने की बात है। गोखले कांग्रेस के उदारवादी धड़े के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म मुंबई के रत्नागिरी के कोटलक नामक जगह पर हुआ था। 13 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के उपरांत आर्थिक अभावों में उनका बचपन गुजरा, पर चाचा और भाई की असीम सहायता से वे पढ़ाई जारी रख पाए और बहुत से अभावों के बीच वे एल्फिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में उन्होंने बहुत कम वेतन पर शिक्षा के लिए स्पेशली 20 वर्ष तक अध्यापन किया, शिक्षा में कंट्रीब्यूट करने के लिए। इस दौरान तिलक के संपर्क में आए, अग्रेकर के संपर्क में आए। 1889 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। गोखले पूना की सार्वजनिक सभा में सचिव रहे। दक्कन सभा की उन्होंने 1896 में स्थापना की। 1905 में गोखले कांग्रेस अध्यक्ष भी बने बनारस अधिवेशन में। 1907 में जब कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ उदारवादी और उग्रवादी धड़े में, तो उदारवादी धड़े के प्रमुख नेता थे गोखले। उग्रवादी धड़ा जो था उसमें तिलक इफेक्टिव नेता थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है। उसकी स्थापना की उन्होंने 1905 में, और इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था कि इस तरह की ट्रेनिंग देना युवाओं को, विद्यार्थियों को, जिससे कि वो अपना जीवन राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित कर देने के लिए भी उद्यत हों और उनके राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, देशभक्ति का भाव जगाने के लिए। गोखले महात्मा गांधी के आग्रह पर दक्षिण अफ्रीका भी गए थे और वहाँ भी उन्होंने काफ़ी सुधार के प्रयास किए। उनके गांधी और गोखले ने दक्षिण अफ्रीका में कुछ आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे कई कारणों से। गोखले विधायक भी रहे, मुंबई की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे, सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे 1902 में। उन्होंने 7 बार ब्रिटेन की यात्राएं की और उनमें से अधिकांश भारत में संवैधानिक सुधारों के प्रयत्नों से संबंधित थी। मार्ले मिंटो सुधार योजना में बनवाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वेलबी आयोग के समक्ष भारत में आर्थिक सुधारों पर उन्होंने अपना पक्ष प्रबलता से रखा था, इसके लिए वो फेमस है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर भारत में संवैधानिक सुधारों के विषय में सुझाव लेखबद्ध किए।
इस आलेख को गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। उनके विचार इसमें संकलित हैं। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा लेखबद्ध है उनके विचार इसमें। अब हम गोखले के राजनीतिक विचार देख लेते हैं। गोखले एक सिद्धांतवेत्ता नहीं थे, राजनीतिक विचारक के बजाय वे एक सुधारक के तौर पर ज़्यादा सक्रिय रहे, ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उनके राजनीतिक विचारों में जो उन्होंने अपने आलेखों में, अपने भाषणों में जगह जगह पर अभिव्यक्त किए, उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उनके ये राजनीतिक विचार थे। पहली बात उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे गोखले, और उदारवादी मूल्यों को जैसे जनता की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा का आदर, विधि का शासन, नियंत्रित सरकार, समानता की भावना और न्याय जैसे लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्यों पर वो विश्वास रखते थे और उनका प्रसार चाहते थे। वो भारतीयों में भी इन्हीं मूल्यों के प्रति आस्था जगाना चाहते थे, ताकि कालांतर में जब समय आएगा और भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलेगा, तब इसका वो वास्तविक रूप में उपभोग कर पाएं। तो ये उदारवादी मूल्य भारतीयों में कैसे भी जागृत हों, इसके लिए वो प्रयासरत रहे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राणा डे भी उदारवादी नेता थे और गोखले ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया था। दूसरा बिंदु में हमने लिखा हुआ है ब्रिटिश शासन के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था या क्या विचार थे। तो यह हम देखते हैं कि गोखले ये मानते थे, राणा डे की तरह, कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक दिव्य वरदान था, और ये मानते थे कि ब्रिटिश संपर्क के कारण भारतीयों को लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ है और ये भारतीयों के लिए फायदेमंद हुआ है। गोखले भारत में भी उन्हीं उदारवादी लोकतांत्रिक परंपराओं और संस्थाओं को विकसित करना चाहते थे, और उनका मानना था कि संवैधानिक विकास के मार्ग पर चलकर, क्रमिक संवैधानिक विकास के मार्ग पर चलकर ही और इंग्लैंड के मार्गदर्शन के अधीन भारत में राजनीतिक विकास संभव हो पाएगा। ब्रिटिश लोगों की न्यायप्रियता में उनकी सहज आस्था थी और गोखले मानते थे कि अंग्रेज भारत के शासन को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित कर रहे हैं और एक तरह से वो अपना भारतीय जनता की उन्नति करने के लिए अपने नैतिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। और ये मान के चलते थे वो कि भारतीय जनता संगठित और जागरूक होकर संवैधानिक साधनों के माध्यम से यदि ब्रिटिश सत्ता का ध्यान अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों से जुड़े हुए प्रश्नों पर आकृष्ट करे, तो ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे भारत में प्रशासनिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को लागू करेगी। तो इस तरह से गोखले मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि भारतीय इस तरह से पाश्चात्य लोकतांत्रिक उदारवादी मूल्यों को सीख रहे हैं जो उनके लिए बाद में उपादेय हो सकते हैं। तीसरी बात गोखले के राजनीतिक विचारों में कि वे नौकरशाही की अधिकारवादी सोच का विरोध करते थे। जो उस समय गोखले देखते थे कि ब्रिटिश नौकरशाही काफ़ी अधिकारवादी भूमिका निभाती थी। तो गोखले प्रशासन के जो इस तरह का अधिकारी तंत्रीय स्वरूप हो गया था उसको चेंज करना चाहते थे और प्रशासनिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा उदार बनाना चाहते थे। प्रशासन में भारतीय जनता की अधिकाधिक और सार्थक भागीदारी चाहते थे और अनुभव करते थे कि सत्ता पर अधिकारियों का एक अधिकार होने के कारण ही ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की न्यायसम्मत आकांक्षाएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए वहाँ चेंज होने चाहिए। और नौकरशाही की जो इस तरह की प्रवृत्ति है ऑथोरिटेटिव, उसमें सुधार
करना चाहिए, और इस सोच का उन्होंने विरोध किया। गोखले राष्ट्रवादी सोच रखते थे, या हम चौथा पॉइंट हमने राष्ट्रवाद लिखा हुआ है, और भारतीय राष्ट्रवाद में उनका अटूट विश्वास था। हालांकि वो ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन का दृष्टिकोण रखते थे, पर उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो भारतीय राष्ट्रीयता का निषेध करते थे, बल्कि ये गोखले के राजनीतिक यथार्थवाद से रिलेटेड था। और ब्रिटिश शासन का समर्थन करते हुए भी वे भारतीय जनता के स्वाभिमान की चिंता करते थे, उसके प्रखर प्रवक्ता थे, और वो किसी भी स्थिति में ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों को शासित जाति समझा जाए। वो दोनों की गरिमापूर्ण समानता को मेंटेन करना चाहते थे। उनका कहना था कि भारत में भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, उन्नत विचार हैं और उत्कृष्ट दर्शन और साहित्य जो मौजूद है भारतीय अतीत में, भारतीय संस्कृति में, उस पर गर्व गोखले भी करते थे, और उस पर गर्व करने के लिए जनता से भी अपेक्षा करते थे। पर उनका यह भी मत था कि भारत का स्वर्णिम अतीत मात्र ही राष्ट्र के भावी विकास का अकेला आधार नहीं हो सकता। ये सब अतीत का गौरव तो होना चाहिए, ये आत्मविश्वास जगाता है, पर साथ ही भारतीयों को आधुनिक उदारवादी मूल्यों को भी तत्परतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ये उनका मानना था। उनकी जो राष्ट्रीयता की धारणा थी वो केवल अतीत के प्रति भावुकता पर आधारित नहीं थी, बल्कि वो ऐसे स्वर्णिम भविष्य की आशा रखते थे जिसमें जनता सर्वांगीण उन्नति की राह पर चले और किसी भी दूसरे देश की जनता के समान स्तर पर आत्मविश्वास पूर्वक खड़ी हो पाए। और वे मानते थे कि भारतीयों की जो दुर्दशा हो रही है, भारत राष्ट्र की जो दुर्दशा हो रही है, वो भारतीयों में विद्यमान उदासीनता और अकर्मण्यता की प्रवृत्ति की वजह से हो रही है। तो भारतीयों में देश सेवा के लिए तत्परता, संकल्प और त्याग वृत्ति जागृत होनी चाहिए, और यही भारतीय राष्ट्रीयता का सुदृढ़ आधार हो सकता था। तो इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता के समर्पण की अपेक्षा की और कोशिश की कि उनमें ये भाव जागे। 5वां पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, स्वशासन की धारणा। गोखले स्वशासन के बारे में जो सोचते थे उसमें ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाने का भाव निहित नहीं था। वो इसी को उचित मान करके चलते थे और व्यवहारिक भी मान करके चलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही भारत एक सम्मानित देश के रूप में अपना स्थान बनाए, और उनकी जो स्वशासन की धारणा थी वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही स्वशासन की धारणा थी। वे कोई स्वतंत्र भारत के लिए उस समय नहीं लड़े थे। सार रूप से वो चाहते थे कि भारत के शासन को भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, और इसके लिए बहुत सारे संस्थागत, राजनीतिक और आर्थिक सुधार वो करना चाहते थे। उनके लिए स्वशासन का मतलब था कि शासन से संबंधित गतिविधियां भारतीय स्वयं चलाएं। उनका स्वशासन भारतीय संप्रभुता से रिलेटेड नहीं था। छठी बात, क्रमिक सुधारों में विश्वास। गोखले क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे। वो बहुत क्रांतिकारी या उलट पुलट करके चेंजेस करने में यकीन नहीं करते थे। उनको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहा जाता है, कि वो यथार्थवादी राजनेता थे, क्योंकि उस समय का जो माहौल था उसमें गोखले क्रमिक सुधार ही कर सकते थे, और वही शायद संभव था शुरुआती दिनों में। वो मानते थे कि भारत के स्वराज्य की इच्छा की पूर्ति एकदम तात्कालिक उद्घोषणा के द्वारा नहीं, बल्कि क्रमिक सुधारों से ही हो सकती है, और जनता की जो राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं की वृद्धि होनी है वो धीरे धीरे ही हो सकती है, ऐसा वो मान करके चलते थे। वो कई बार एक अंग्रेजी कविता की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे कि मैं उस दूरस्थ दृश्य को देखना नहीं चाहता, मेरे लिए एक कदम पर्याप्त है। वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहते थे, और उस समय कई जो माहौल था
जिस तरह का उस समय ब्रिटिश शासन का कंट्रोल पूरी तरह से भारतीयों के ऊपर था, तो वो उस समय केवल सुधारों की अपेक्षा ही कर सकते थे और उसी में सक्सेसफुल हो सकते थे। तो गोखले यथार्थवादी होने की वजह से इसी तरह से क्रमिक रूप से राजनीतिक और आर्थिक सुधार चाहते थे भारतीयों के फेवर में। गोखले किसी भी हालत में क्रांतिकारी नहीं थे। संवैधानिक शासनों पर विश्वास करते थे। क्रमिक सुधार तो चाहते ही थे, पर साधन भी संवैधानिक ही पसंद करते थे, जिसका प्रभाव बाद में गांधी पर भी पड़ा था। गोखले आंदोलन की ऐसी पद्धति में विश्वास करते थे जिसके द्वारा सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी जानी हो, बल्कि उसे संचालित कर रहे लोगों के विवेक को जागृत करके उन्हें जनता की आकांक्षाओं का आदर करने के लिए प्रेरित किया जाना हो। मतलब साधन इस तरह के ना हो जिससे किसी को परेशानी हो, जिसमें हिंसा का भाव हो, बल्कि एक ऐसे साधन अपनाने चाहिए जो न्याय सम्मत हो, जो संवैधानिक हो, जिससे लोगों के जो शासन में है उनका विवेक जागृत हो, उनकी सत्ता की वैधता को चुनौती ना मिले, बल्कि अपना काम हो जाए, अपना कार्य हो जाए, सुधार हो जाए और किसी का भी नुकसान ना हो। पर फिर भी अगर गौर से देखें तो हिंसा और बल प्रयोग के साधनों के अलावा गोखले किसी अन्य माध्यम का निषेध नहीं करते थे। उन्होंने जो शैली अपनाई, उनके जो संवैधानिक शासन थे उसमें संवैधानिक साधन थे उसमें आग्रह, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना करना, ये उनके साधनों में सम्मिलित थे। हालांकि जो उनके राजनीतिक विरोधी थे गोखले की इस शैली को वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे, पर गोखले इसको भिक्षावृत्ति नहीं बल्कि नैतिक आग्रह मानते थे। वे पट्टाभी सीतारामैया ने उनके इन साधनों के बारे में कहा कि वे विरोधी को हराने में नहीं बल्कि उसे जीतने में विश्वास रखते थे। आठवीं बात, स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार का विरोध। ये हम 8वां पॉइंट देख रहे हैं, स्वदेशी का समर्थन और बहिष्कार का विरोध। स्वदेशी की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और एक पवित्र विचार मानते थे। वो स्वदेशी को केवल एक आर्थिक शस्त्र ही नहीं मानते थे बल्कि जनता की आत्मनिर्भरता का भी माध्यम मानते थे। वे मान के चलते थे कि स्वदेशी के माध्यम से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा, इसलिए स्वदेशी को अपनाना चाहिए। पर फिर भी स्वदेशी को अपनाते हुए भी जो एक उसका नकारात्मक पक्ष है बहिष्कार, उससे गोखले सहमत नहीं थे और मानते थे कि बहिष्कार का विचार एक उग्र विचार है जो प्रतिशोध की भावना का संकेत देता है। इसलिए विदेशी का परित्याग के बजाय स्वदेशी को अपनाना अधिक सकारात्मक तरीका है। हालांकि ये उसका एक प्रतिफल हो सकता है, पर फिर भी जो साधनों के तौर पर हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। और वो ये भी मान करके चलते थे और इसको समझते भी थे कि बहिष्कार को इसलिए भी लागू नहीं किया जा सकता जब बहिष्कार एक बहुत ज़्यादा उग्र तरीका हो सकता है और वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पीछे जनमत का असाधारण समर्थन ना हो। आर्थिक बहिष्कार की तरह गोखले सरकारी नौकरियों के बहिष्कार के भी विरोधी थे, अव्यवहारिक मानते थे इसको और ये मान के चलते थे कि इससे भारतीयों के हितों की कोई वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकती। 9वां पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता का समर्थन। गोखले उदारवादी नेता थे, लोकतंत्रवादी नेता थे और व्यक्ति के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के बड़े समर्थक थे। उन्होंने कई बार अपने भाषणों में और अपने लेखों में इसका जिक्र किया। वो जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता का दृढ़तापूर्वक समर्थन करते थे और इस बात पर भी उनकी गंभीर आपत्ति थी
कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय जनमत के प्रति संवेदनशीलता का अभाव था। प्रेस की स्वतंत्रता के बड़े पैरोकार थे वो, और ये मान के चलते थे कि प्रेस भी सरकार की ही तरह लोकहित की संरक्षक होती है और दमनकारी कानूनों के द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर कोई भी यदि आक्रमण किया जाता है तो ये वास्तव में लोकहित पर तो विपरीत प्रभाव डालता ही है, सरकार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। इसलिए प्रेस को तो स्वतंत्रता देकर चलना ही चाहिए, ये सरकार के भी हित में है। 10वीं बात, साधनों की पवित्रता की बात वो करते थे। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वे संवैधानिक साधनों और क्रमिक सुधारों पर यकीन करते थे। उनका मानना था कि सार्वजनिक जीवन में साधनों की पवित्रता निश्चित रूप से अपनाई जानी चाहिए और पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति पवित्र साधनों के द्वारा ही हो सकती है। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यवहारिक साधन अपनाए जा सकते हों, पवित्र साधनों से ही पवित्र साध्य की प्राप्ति की जा सकती है। ये हमने देखा है कि बाद में गांधी जी भी इसी लक्ष्य को लेकर के चले थे। इसी तरह की बातें गांधी जी ने भी कही थी, तो उनके ऊपर गोखले का ये निश्चित रूप से प्रभाव था। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जब उसमें जो लोग एक्टिव हों वो चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से युक्त हों, जो इसी तरह के साधन अपनाते हों जो पवित्र हों। व्यवहारिक साधनों से काम नहीं चलता है, उनसे पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये उनका मानना था। और राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात भी गोखले करते थे और इसके लिए उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो इसी दिशा में एक प्रयास था। ये संगठन के माध्यम से, संस्थागत माध्यम से उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण चाहा था और इसके मूल में यही है कि ऐसे लोगों को प्रेरित और प्रशिक्षित करना चाहते थे जो इस सभा के कार्य या राजनीतिक कार्य आध्यात्मिक लक्ष्य मानकर, पवित्र लक्ष्य मानकर, पवित्र यज्ञ की भांति कर सकें। मतलब इस राजनीति को जो लोग एक धर्म की तरह ले सके, ऐसे लोगों को ट्रेन करना इस सोसाइटी का लक्ष्य था। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों को धार्मिक भावना से ग्रहण करने की बात की और स्वार्थ और भौतिक हितों की परवाह न करते हुए आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में उसमें सक्रिय रहने की बात की, साधनों की पवित्रता की बात की, साध्य की पवित्रता की बात की। तो कुल मिलाकर के सार्वजनिक आचरण की पवित्रता और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण की जो बात थी उससे ये पता चलता है कि वो राजनीति का आध्यात्मिकरण चाहते थे, उसको आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रखना चाहते थे और राजनीति को एक पवित्र कार्य मानते थे। इसको भी गांधी ने बाद में अपनाया। गोखले सांप्रदायिक सद्भाव में भी यकीन करते थे और उनकी मान्यता थी कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों के लोग एकता से, सद्भाव से और सहयोग से रहें। खुद धर्मपरायण हिंदू होते हुए भी वो दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति घृणा या वैमनस्य की बातें पसंद नहीं करते थे। वो स्वयं को हिंदू कहलाने की अपेक्षा भारतीय कहलाना पसंद करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता को देश की प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे और इस बात से अत्यंत क्षुब्ध थे कि दोनों समुदायों के मध्य अकारण कटुता और तनाव उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते रहे हैं लगातार। तो इसे दोनों को समझना चाहिए और इसका प्रतिकार करना चाहिए। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम सहयोग और एकता को वो अनिवार्य पूर्व शर्त मानते थे। उन्होंने कहा कि इस देश का भविष्य सुनिश्चित रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य सौहार्दपूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है। इन दोनों में से किसी भी समुदाय के लिए एक दूसरे से पृथक हो जाना संभव नहीं है। इन दोनों को इस भूमि पर एक साथ रहना है और इसके लिए आवश्यक है वे एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। इवन उन्होंने तिलक ने जो गणपति और शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ किए थे उसका भी साथ नहीं दिया था, क्योंकि वो केवल हिंदुओं से रिलेटेड थे, क्योंकि वो पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पर यकीन करते थे
और इस तरह से राष्ट्र निर्माण चाहते थे। तो ये गोखले के राजनीतिक विचार थे। गोखले के बाकी जो विचार हैं, आर्थिक विचार, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।